Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know, आपका बोर्ड का क्लास 11th अकाउंट्स का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप सबकी हेल्प के लिए मैं एक क्विक रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम सारी अकाउंट्स का 11th अकाउंट्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सब बच्चे वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे क्वेश्चन किस तरह से आएगा या किस तरह के ट्रांजैक्शंस पूछी जाती हैं। तो जैसे लिखा है, कुदरत कमेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज़, बारोड कैश फ्रॉम बैंक 50,000 रुपीज़, परचेज मशीनरी 60,000, परचेज फर्नीचर 40,000, फर्नीचर कॉस्टिंग 30,000, सोल्ड फॉर 35,000, मशीनरी कॉस्टिंग 18,000, सोल्ड फॉर 15,000, रीपेड बैंक लोन या रीपे 20,000 टू बैंक। सबसे पहले हमने क्या परचेज़ किया था? सबसे पहले बिजनेस कमेंस किया था कैश के साथ। तो एंट्री क्या आएगी हमारे पास? कैश में भी पैसे बढ़े और हमारी कैपिटल में भी आएंगे। ठीक है। फिर हमने क्या किया था? कैश बारोड फ्रॉम बैंक, बैंक से बारो की थी तो हमारे पास कैश भी आई और हमारे पास बैंक लोन बढ़ गया। फिर परचेज मशीनरी फॉर कैश, आपने मशीनरी परचेज़ की थी तो हमारे पास मशीनरी आई, कैश कम हो गई। फिर परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फिर हमारे पास फर्नीचर आया, कैश कम हो गई। तो जैसे ही फर्स्ट आंसर हमारा आएगा तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड आंसर आएगा हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे, थर्ड आंसर जो आएगा फिर न्यू इक्वेशन, फोर्थ आएगा तो न्यू इक्वेशन। फिर सोल्ड फर्नीचर एट ए प्रॉफिट, फर्नीचर आपने प्रॉफिट पे सोल्ड किया है तो आपने क्या किया? 30,000 का फर्नीचर 35,000 में सोल्ड कर दिया था। फर्नीचर में 30,000 माइनस किया, 35,000 कैश में आया, 5,000 रुपीज़ आपके कैपिटल में आ गया। फिर मशीनरी लॉस में सोल्ड हुई थी, क्यों? क्योंकि 18,000 की मशीनरी 15,000 में सोल्ड कर दी थी। तो 18,000 मशीनरी में से माइनस हुआ, 15,000 आपकी कैश में आया, 3,000 रुपीज़ लॉस जो होगा वो कैपिटल में शो होगा। फिर बैंक लोन रीपे कर दिया था तो कैश भी कम होगी और लाइबिलिटी भी कम होगी। तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आएगा। ऐसा क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अकाउंटिंग के क्वेश्चन का। सेम ऐसा क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं। सोनिया स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश 40,000, स्टॉक 30,000, मशीनरी 60,000। तो हमारे पास क्या आई? कैश आई, स्टॉक आई, मशीनरी आई, ये सारा ऐड होकर कैपिटल में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड मशीनरी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर गुड्स कॉस्टिंग 25,000, सोल्ड फॉर 28,000 एंड क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं। तो डेटर हमारे पास बढ़ गए 28,000, स्टॉक 25,000 कम हुआ, 3,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चे। फिर लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक आया, लाइबिलिटी बढ़ी। फिर लिखा हुआ डेप्रीशिएट मशीनरी, तो मशीनरी में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा क्योंकि लॉस है ये। फिर बोला हुआ है रिसीव कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, तो आपने कैश रिसीव की होगी और डिस्काउंट अलाउ कर दिया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश रिसीव्ड 11,500 इन दी फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ए कस्टमर 12,000। तो हमने कैश कितने लिए? 11,500। तो यहाँ पे हमारे पास 11,500 आएगा। डेटर में से 12,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने पैसे लिए हैं तो डेटर आपके कम हो गए होंगे, तो 500 का लॉस हो गया, वो लॉस में लिख दिया। फिर अगली इक्वेशन में आपको बोला गया हुआ है बैड डेट्स राइट ऑफ 2,000, तो बैड डेट्स आपने 2,000 राइट ऑफ कर दिए। तो बैड डेट आपके डेटर में से माइनस हो जाएंगे, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमें बोला गया हुआ है कैश पेड 9,700 टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव 300। इसका मतलब क्रेडिटर्स को देना होगा 10,000, हमने उनको 9,700 दिया, 300 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। तो 300 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो वो हमारी कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। 10,000 रुपीज़ आपकी क्रेडिटर में से माइनस हो जाएंगे, 9,700 हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा। फिर लास्ट जो इक्वेशन बोली हुई है बैड डेट्स रिकवर, इसका मतलब पैसा रिकवर हो गया हुआ है, कोई पैसा हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास जो कैश है वो बढ़ेगी और हमारी कैपिटल बढ़ेगी। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। अब जनरल एंट्रीज कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर विड्रॉल गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। फिर विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फिर LIC प्रीमियम पेड, तो ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फिर अगर हमें बोला गया हुआ है परचेज गुड्स फॉर 7,000 या परचेज गुड्स फॉर कैश 7,000, या लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश 7,000, या बोला गया हुआ है कैश परचेज, इन चारों की सेम ही एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर हमें बोला हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, किसी का नाम दिया होगा, किसी पर्सन का नाम दिया होगा, समझ लो वो
क्रेडिट वाली एंट्री है और उसके साथ कुछ नहीं बोला हो, मान लीजिए क्रेडिट वाली एंट्री है, तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डी आर टू अरुण अकाउंट। अगर बोला होगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट या लिखा होगा क्रेडिट परचेज, तो दोनों का मतलब एक ही, अब नाम नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डी आर टू, सप्लायर अकाउंट लिख देंगे या क्रेडिटर्स अकाउंट लिख देंगे, ये एंट्री इस तरह बनेगी। अगर बोला हुआ पेड ₹500 टू वरुण ऑन अकाउंट, तो इसका मतलब कैश की एंट्री है, वरुण टू कैश। अगर लिखो पेड 500 टू वरुण फॉर हिज सैलरी, इसका मतलब सैलरी है ये, अब ये उसकी नॉमिनल अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। सेम अगर लिखा होगा रिसीव 800 फ्रॉम तरुण ऑन अकाउंट, तो कैश टू तरुण, और अगर लिखा रिसीव 800 फ्रॉम तरुण एज कमीशन, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो एंट्री आएगी कैश टू कमीशन। फिर लिखा होगा सोल्ड गुड्स टू राजा ऑफ लिस्ट प्राइस 1000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करना होता, 1000 का 10% हो गया 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ लेस करके एंट्री करेंगे राजा टू सेल्स अकाउंट। फिर लिखा हुआ है रिसीव 9600 फ्रॉम रजत इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000, तो इसका मतलब आपने उसको 400 का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट आपकी लॉस हो जाएगा, एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डी आर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर टू रजत अकाउंट। फिर अगर लिखा हुआ है अमित हु ओड 10,000 पेड ओनली 60%, तो इसका मतलब बाकी बैड डेट हो गया होगा, तो 10,000 का 60% हो गया 6,000, तो कैश अकाउंट डी आर 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डी आर 4,000 टू अमित 10,000। अगर बोला हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000 कैरेज ऑन परचेज 200, तो कैरेज हमें जब कोई गुड्स परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो कैरेज करते हो वो शो करनी होती है, तो एंट्री आती है परचेज अकाउंट डी आर कैरेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। फिर अगर आपने मशीन परचेज की है तो मशीनरी फिक्स एसेट होता है, तो इसको हमें पूरा फिक्स एसेट का नाम लिखना होता है, तो एंट्री आती है मशीनरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अगर बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट अकाउंट डी आर टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अगर बोलेंगे प्री पेड रेंट है, प्री पेड रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अगर बोलेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर 700, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अगर कहा जाएगा कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक 1400, तो बैंक में कैश डिपॉजिट बैंक बढ़ा कैश कम होगी, तो बैंक टू कैश। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन अकाउंट डी आर टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, फर्नीचर कम हो गया आपका। नेक्स्ट बच्चे आपके पास सिंपल कैश बुक, जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, वो भी हमें आनी चाहिए। इसमें खाली हमने कैश की एंट्रियाँ लिखनी है। अब कैश हमारे लिए रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोस आउट, जो पैसा आएगा वो डेबिट साइड लिखेंगे, जो जाएगा वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। जैसे बोलता है बैलेंस इन कैश इन हैंड, तो डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश सेल डेबिट साइड आएगा, टू सेल्स अकाउंट। परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो अब कैश गई बाय मशीनरी। रिसीव रेंट, तो रेंट टू रेंट। गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम डेबिट, कैश है तो कैश से देखना है, तो परचेज यहाँ पे लिखा हमने। फिर सैलरी पेड की है, यहाँ पे सैलरीज। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम जयपाल रेड्डी, तो टू जयपाल रेड्डी कैश रिसीव की है। डिपॉजिट इनटू द बैंक 12,000, तो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। सन्ड्री एक्सपेंस पे किए हैं, तो हमारे सन्ड्री एक्सपेंस आ जाएंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंस। फिर टोटल करेंगे तो यहाँ पे ये साइड डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, तो ये बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 13,000, तो इसी को ही हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। इस मंथ की लास्ट डेट ले लेनी होती है, जो मंथ चल रहा होगा उसकी लास्ट डेट पे ही आपको कैरी डाउन करना होता है, फिर उसको हम उसी अमाउंट को ब्रॉट डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब डबल कॉलम कैश बुक देख लेते हैं। फिर देखिए डबल कॉलम कैश बुक मैंने भी बोला आपको कमेंस बिजनेस। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या करना होता है, कैश और बैंक की ट्रांसैक्शन दोनों देखनी होती है। ठीक है, तो कमेंस बिजनेस विद कैश 1,20,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो बिजनेस कितने शुरू किया, कैश से, तो क्या एंट्री आएगी कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल 1,20,000 और 40,000 क्या कर दिया बैंक में जमा करा दिया। इसका मतलब बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गई, यहाँ पे कैश बैंक दोनों आ जाएगा, वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कैश कम कर दी, टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा लिखा यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे टू कैश अकाउंट बैंक में ऐड कर दिया। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड चेक 17,000, तो 13,000 17,000 क्रेडिट साइड लिखा बाय परचेज। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर लिखो कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, वापस कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, कैश विड्रॉल की ऑफिस यूज़ के लिए, तो ऑफिस में कैश आई टू बैंक अकाउंट और हमारी बैंक कम हो गया तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी बैंक में, तो हमारे पास टू नदीम करके मेरा 16,800 आया, क्योंकि नदीम इनटू दी बैंक अकाउंट। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 21,000,
प्रोसीड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन 21 दिसंबर 2017। अब मेरे पास 24 दिसंबर को मैंने सेल की थी, तो सबसे पहले मैंने 21,000 रुपीज़ कैश अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। फिर कहता है ये हमने बैंक में जमा करा दिया, इसका मतलब बैंक बढ़ गया, कैश कम होगी। तो यहाँ पे कैश माइनस कर दी मैंने, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, बाय बैंक कॉन्ट्रा टू कैश कॉन्ट्रा 21,000। फिर बोलता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ से ड्राइंग होगी, तो यहाँ पे हमारी बैंक में आ जाएगी ड्राइंग। फिर बैंक चार्जेस फिर खर्चे हैं, तो बैंक से माइनस हो जाएंगे। फिर अगेन हमें टोटल कर देना है, तो इस साइड डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड छोटी आ रही है। कितनी कम आ रही है? कैश आ रही है 71,500, बैंक आ रहा है 49,200। तो मैंने 30 अप्रैल इस मंथ की लास्ट डेट लिखनी है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर इसी अमाउंट को हमने ब्रॉट डाउन कर देना है। ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक होगी। अब उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस में हमें सारे, जैसे कोई अकाउंट्स दिए हुए हैं, ये सारे कैपिटल, फर्नीचर, मोटर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं हमें, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट हो गया सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। तो फर्स्ट मेरा सबसे पहला काम है कि सारे अकाउंट्स को यहाँ पर उतार देने मैंने। अब याद रखना, अगर आपको परचेज दी हुई है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं उतारेंगे, ठीक है, क्योंकि परचेज में क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होता है। अगर एडजस्टेड परचेज दी है तो फिर हम क्लोजिंग स्टॉक उतारेंगे। सबसे पहले मैं उतार दिया। अब एक रूल फॉलो करेंगे, CLEAR। कैपिटल क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, एक्सपेंस डेबिट होंगे, एसेट्स डेबिट होंगे, रेवेन्यू क्रेडिट होंगे। बस हमने इस तरीके से आइटम डालती रहनी है यहाँ पे। जैसे कैपिटल, सर आपने बोला क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट साइड उतार दिया। फर्नीचर एसेट है, डेबिट साइड होगा। मोटर कॉल एसेट है, तो डेबिट साइड होगा। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट साइड आएगा। डेटर एसेट है, डेबिट साइड आएंगे। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड आएगा। बैड डेट लॉस होता है, डेबिट साइड आएगा। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एसेट है, करंट एसेट है। परचेज खर्चे हैं। इनपुट GST एसेट है। आउटपुट GST लाइबिलिटी है। सेल हमारी इनकम है। तो इसी तरीके से बैंक अकाउंट क्रेडिट दिया तो क्रेडिट से उतारेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें चेक कर लेना लास्ट में हमारा अकाउंट टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टोटल आ रहा है वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा तो सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे उसको, ठीक है। तो ये आपको आइटम्स लर्न रहेंगी, CLEAR, क्लियर। कैपिटल क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, एसेट्स डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। फिर उसके बाद बच्चे आपको BRS, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी आनी चाहिए आपको। जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, prepare banking reconciliation statement of Karthik on 31st March 2019. On 31st March 2019, bank account of Karthik shows the balance of 15,000 in his to his credit. तो इसका बैंक पासबुक में, इसका मतलब बैंक बुक में इसका बैलेंस शो कर रहा है 15,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस एज पर पासबुक 15,000, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब प्लस बैलेंस शो कर रहा होगा। अब मेरे को किसके अकॉर्डिंग चलना है? अब मेरे को पासबुक का बैलेंस दिया है, मुझे कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। इसका मतलब जो जो मैंने कैश बुक में किया होगा वो मेरे को करना है। तो बोलता है कार्तिक हैड इशूड चेक अमाउंटिंग 8,000, आउट ऑफ विच अमाउंटिंग 3,200 हैज सो बीन फॉर प्रेजेंट फॉर दी पेमेंट। मतलब कार्तिक ने 8,000 के चेक इशू किया था, उसमें से जो पेमेंट हुई खाली 3,200 की हुई। जो 4,800 है उसकी पेमेंट नहीं हुई है, पर कैश बुक में माइनस हो गया है तो हम माइनस ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। फिर नेक्स्ट कहता है ए चेक ऑफ 2,200 पेड बाय हिम इनटू द बैंक ऑन 26 दिसंबर, नॉट येट क्रेडिटेड। तो हमने अगर बैंक में जमा करा दिया है तो हम इसको ऐड ही करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड वाली साइड ही शो करेंगे। फिर बोलता है ही हैड रिसीव ए चेक ऑफ 500 विच तो एंटर हिम इन दी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। हमने ऐड कर दिया तो हम ऐड ही करेंगे क्योंकि हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो 500 रुपीज़ हम कैश बुक में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब कहता है ऑन 31st मार्च ए चेक ऑफ 1,750 रिसीव फ्रॉम हिम पेड इनटू द बैंक बट वॉज सेम ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। तो हमने एक चेक रिसीव किया था, बैंक में जमा करा दिया, बैंक में एंटर हो गया, पर हम कैश बुक में उसको एंटर करना भूल गए। इसका मतलब कैश बुक में माइनस शो कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे भी माइनस ही शो करेंगे। फिर बोलता है देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन द करंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ 25 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस। तो जो हमारे पास क्रेडिट हुआ है वो बैंक में क्रेडिट हुआ है, हमारे पास क्रेडिट थोड़ी हुआ है, ये माइनस हो जाएगा कैश बुक में। और ये बैंक ने डेबिट किया है तो हमारे पास माइनस थोड़ी हुआ, हमारे पास प्लस होगा, हम प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, टोटल करके आंसर निकाल देंगे। तो अगर हमारा बैलेंस नेगेटिव साइड आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस हुआ कैश बुक का, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होता है बच्ची, तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो कैसे चलते हैं? अगर चेक डिपॉजिट करवा दिया पर बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब पासबुक में माइनस
प्लस नहीं हुआ है तो पासबुक में माइनस शो कर रहा होगा तो माइनस साइड लिखेंगे। चेक इशू कर दिया पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब बैंक में प्लस शो कर रहा होगा, हम प्लस करेंगे। बैंक ने चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक, इसका मतलब बैंक ने चार्जेस काट दिए हुए पर अपने कैश बुक में एंटर नहीं करे, बैंक में कट गया तो माइनस करेंगे। फिर डिविडेंड ऑन शेयर रिसीव्ड बाय बैंक, तो अगर मैं बैंक में ऐड हो गया तो हम ऐड ही करेंगे क्योंकि हमने पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। डायरेक्ट पेमेंट कस्टमर ने इनटू माय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने हमारी ना डायरेक्ट पेमेंट काट दी है, कोई हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी होगी तो बैंक ने माइनस कर दिया तो हम भी माइनस करेंगे। ठीक है बच्चे, डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, तो बैंक में अगर ऐड हो गया तो हम भी ऐड करेंगे। ए रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चेक इशूड बट रिटर्न बाय बैंक ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, हमने चेक इशू किया था पर वापस रिटर्न हो गया टेक्निकल ग्राउंड का मतलब से, इसका मतलब बैंक ने माइनस नहीं किया होगा तो हम प्लस करेंगे, तो बैंक में माइनस नहीं हुआ तो पासबुक में प्लस शो कर रहा होगा। फिर हम देख लेंगे हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट आ रहा है या हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है। अगर प्लस में आया होगा मतलब कि अगर आपका क्रेडिट साइड शो कर रहा होगा, क्रेडिट साइड बैलेंस, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस साइड शो कर रहा होगा तो फेवरेबल बैलेंस होगा, और अगर डेबिट साइड शो कर रहा होगा तो अनफेवरेबल बैलेंस होगा, मतलब ओवरड्राफ्ट होगा आपका। अब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, मोहन एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹21,000 ऑन 1 April 2021, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 years, आफ्टर विच इट वॉज डिजाइबल वैल्यू वॉज ₹1,000। हमने डेप्रिसिएशन, हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो हमारे पास जो अमाउंट आया एनुअल डेप्रिसिएशन का वो ₹2,000 आ गया फार्मूला लगा के। अब हमने मशीन परचेज कब की हुई है, 1 अप्रैल 2021 को, यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2021 लिखा टू बैंक अकाउंट 21,000। फिर 31 मार्च 2022 को उसको डेप्रिसिएशन पड़ेगी ₹2,000, बैलेंस कितना रह जाएगा 19,000। फिर इसी को ही हमने ब्रॉट डाउन कर देना नीचे यहाँ पे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000, फिर डेप्रिसिएशन 2,000 नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो बैलेंस बचेगा वो कैरी डाउन हो जाएगा, फिर उसी को ब्रॉट डाउन कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन ₹2,000, जो बैलेंस बचेगा कैरी डाउन उसको ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो इसलिए हमने 3 ईयर्स के बोला तो 3 ईयर्स का बनाएंगे, अब इसको ऐसे बनाएंगे हम। अगर यही क्वेश्चन या इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे दिया होता डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जैसे बोला ए बॉयलर वॉज परचेज फ्रॉम ब्रॉड ₹10,000, शिपिंग एंड फॉरवर्ड चार्जेस ₹200, इम्पोर्ट ड्यूटी ₹7,000, एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ₹1,000, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं सारे ऐड हो जाते हैं। तो 10,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000, ये सारा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 10% जो है हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है, तो सारा प्लस करेंगे ₹20,000 आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर टू बैंक अकाउंट 20,000, फिर हमारा जब फर्स्ट ईयर एंड होगा, ठीक है, मतलब 31 मार्च को, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹2,000 क्यों 10% है, बाकी 18,000 बच जाएगा। फिर ब्रॉट डाउन किया, अब डेप्रिसिएशन 18,000 पे बढ़ेगी क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो सेकंड ईयर का एंडिंग में डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000, फिर जो बैलेंस बचेगा उसको ब्रॉट डाउन कर देंगे 16,200, फिर डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे पड़ेगी 16,200 के ऊपर 1620 आई, फिर हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन ये वाला आ जाएगा। तो हमने क्या कर देना है सिंपल, पहले फर्स्ट ईयर, फिर फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन पड़ेगी, फिर सेकंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन पड़ेगी, फिर थर्ड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन पड़ेगी, अगर उन्होंने ईयर नहीं दिया हुआ है तो आपको याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ बॉयलर में बच्चे आपको ये कॉस्ट ऑफ बॉयलर प्लस शिपिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस सारे ऐड कर देने। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन देखनी है तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 2,000 पड़ी थी क्योंकि 20,000 पे पड़ी थी, सेकंड ईयर 18,000 पे पड़ी थी, थर्ड ईयर 16,200 पे पड़ी थी। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फिर बच्चे फाइनल अकाउंट में हमें ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वो हमें आना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, अगर कैश परचेज है क्रेडिट परचेज है दोनों ऐड कर देंगे, टोटल परचेज आ जाएगी, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास नेट परचेज आ जाएगी। नेट परचेज हम बाहर लिखते हैं। फिर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, चाहे वेजिस हैं, चाहे फ्लाइट इनवर्ड है, चाहे कैरेज इनवर्ड है, चाहे फ्यूल पावर है, चाहे फैक्ट्री रेंट है, वो सारा अमाउंट हमारा डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है बच्चे ये हमारा
नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चे सारे डेबिट साइड आते हैं, इनकम सारी क्रेडिट साइड आती है। तो यहाँ पे सेल्स चाहे कैश सेल है चाहे क्रेडिट सेल है, टोटल सेल्स होगी, सेल रिटर्न निकालेंगे, नेट सेल आ जाएगी, नेट सेल आप बाहर लिख देंगे। ठीक है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक फिर हम प्लस माइनस करेंगे, और अगर हमारी इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और अगर खर्चे ज़्यादा हैं इनकम कम है तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सारी इनकम्स जो होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड आती हैं। कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में कमीशन रिसीव होगी, डिस्काउंट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे सारे खर्चे आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो सैलरीज हैं, चाहे ऑफिस रेंट है, चाहे प्रिंटिंग स्टेशनरी है, चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम है, चाहे रेंट पेड है, चाहे इंटरेस्ट पेड है, चाहे फ्लाइट आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, टेलीफोन का खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेल्स एक्सपेंस हैं। अगर ग्रॉस लॉस आया होगा तो वो भी हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडायरेक्ट खर्चे आएंगे। फिर हमने दोनों साइड बराबर करनी होती हैं। तो अगर खर्चे ज़्यादा हैं इनकम कम है तो नेट लॉस आ जाएगा, और अगर इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारे एसेट्स हम कहाँ लिखते हैं? ऐसे एसेट्स वाली साइड, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्म होता है लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो यहाँ पे सारे एसेट्स लिख देंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी एसेट्स हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा अगर हमने विद एडजस्टमेंट वाला किया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, नेट लॉस लेस करते हैं, ड्राइंग लेस करते हैं, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है वो भी लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो तो वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट लास्ट में बराबर आ जाती है, मतलब इक्वल आ जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट्स में हमेशा पूछी जाती हैं। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आ जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर ये ट्रेडिंग का है तो अपनी रेलिवेंट रिस्पेक्टिव डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का है तो उसमें अपने रिस्पेक्टिव इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगा अंडर करंट लाइबिलिटीज़। फिर उसके बाद हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में से लेस हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का है तो अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से लेस हो जाएगा, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड शो करेगा। फिर एक्यूर्ड इनकम, एक्यूर्ड इनकम होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, ये इनकम अभी मिलनी है हमें। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अपनी रिस्पेक्टिव इनकम में क्रेडिट साइड ऐड हो जाएगी, और बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेगी अंडर करंट एसेट्स में। फिर इनकम रिसीव इन एडवांस, अगर इनकम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं इसको हम अर्न इनकम बोलते हैं। ये लाइबिलिटी होगी फर्म के लिए, सॉरी ये फर्म के लिए किस्म की लाइबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारी क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपनी रिस्पेक्टिव इनकम में से लेस हो जाएगी, और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड शो करेगी। फिर डेप्रीसिएशन सेपरेट शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में अपने रिस्पेक्टिव एसेट्स में से लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सेपरेट शो होगा, और बैलेंस शीट में ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी साइड। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्रेडिट साइड शो होगा सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में ये कैपिटल में से लेस हो जाएगा लाइबिलिटी वाली साइड। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सेपरेट शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड शो होगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, अगर अब फर्म ने हमें लोन एंड एडवांसेस दिए हैं तो ये हमारे क्रेडिट साइड शो हो जाएगा, ये मिसलिनियस इनकम होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में ये हमारे एसेट साइड ऐड हो जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस में। फिर अगर एडिशनल बैड डेट दिया होगा, तो अगर आपको ऑलरेडी बैड डेट दिया है तो एडिशनल बैड डेट उसमें ऐड कर देना आपने, और बैलेंस शीट में ये सन्डे डेटर में से लेस हो जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सेपरेट शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में सन्डे डेटर में से लेस हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी, और एक मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, अकाउंट्स की। ये आपको बड़ी हेल्पफुल करेगा बोर्ड एग्जाम्स में, जिन जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आई होप सब बच्चों को समझ आई होगी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे मैंने आपके साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर दिए हैं।